हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ अभ्यास क्वेश्चन किए थे और आज की क्लास के अंदर हम थोड़े से और अभ्यास प्रश्न देख लेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या का मान है। अब देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या का मान फिक्स होता है। कितना होता है? 0.529। ये तो होता ही है, 0.529 सब में दे रखा है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर वो सेंटीमीटर में देता है तो कितना आता है? 10⁻⁻8। सी आंसर अपना करेक्ट है। अगर वो हमें किस में देता है? मीटर में देता है, तब कितना आता है? 10⁻10। और अगर वो हमें एंगस्ट्रम में देता है तब कितना आता है? ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो कितना होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, सही है। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बोर मॉडल प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, बोर मॉडल उनके लिए प्रयोग में लिया जाता है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये तो नाभिक हुआ हाइड्रोजन का जिसमें प्रोटॉन एक है, ठीक है, और इसके बाहर एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए एप्लीकेबल होगा। हीलियम की बात करते हैं तो देखिए, हीलियम में प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। लेकिन ये यहाँ पर क्या बोल रहा है? हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस को हम किससे डिनोट करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर दें। तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1। अगर हम बात करते हैं लिथियम की तो देखिए, लिथियम में प्रोटॉन्स कितने हैं? 3, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3। और इसके फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। और सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इसने क्या बोला है? 2+ चार्ज बोला है इसके ऊपर। कितना चार्ज है? 2+, धनायन चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से निकालेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल से निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों के लिए सेम चीज रही। तो बोर मॉडल हमारा तीनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो इन सभी के लिए डी आंसर अपना करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर मॉडल के अनुसार 5वें कक्षक में, अब देखिए 5वें कक्षक की बात कर रहा है तो n कितना लिख देते हैं अपन? 5, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? तो पहले तो हम ये जान ले कि कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोणीय संवेग ये होता है, कोणीय संवेग इज इक्वल टू NH/2π। कितना होता है? NH/2π। अब n की वैल्यू कितना दे रखा है इसने? 5वां कक्षक, तो n कितना हुआ? 5 हुआ, ठीक है। तो 5 इंटू h को इसने सॉल्व किया हुआ नहीं दे रखा और 2π, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि 5h/2π है? 5h/2π नहीं है। अब इसने यहां से कट किया 2.5। देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन है 2.5h/π, ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है, सी है 2.5h/π। तो अपना आंसर सी करेक्ट हुआ। देखिए, यहाँ पर भी 2.5 दे रखा है लेकिन h/2π दे रखा है। ये कंफ्यूज करता है इस तरीके से हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, हाइड्रोजन की द्वितीय बोर कक्षा में, द्वितीय बोर कक्षा मतलब n = इसने कितना दे दिया आपको? 2। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? 3.4 टोटल ऊर्जा दे रखी है। और इसकी गतिज ऊर्जा, तो देखिए जो इसकी टोटल ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा, उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन होता है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं कि ये नेगेटिव में होती है। तो देखिए, इसकी अपन ने किस में दे रखी है? 3.4 में दे रखी है। तो सिर्फ नेगेटिव साइन वाला ही तो देखना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ जो टोटल ऊर्जा दे रखी है उसके आगे अगर माइनस साइन लगाया हुआ है तो वो उसकी क्या है? गतिज ऊर्जा, ठीक है।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए NH/mvr कितना होता है 2 पाई, ठीक है, या फिर हम बोलें mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये कौणी संवेग था भाई, ठीक है। अब इसमें से ये बोल रहा है कि क्या सत्य है, तो सत्य के लिए पाई इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NH/2 इंटू एक मिनट सॉरी पाई यहाँ आया तो mvr यहाँ आया, हाँ सही है, तो क्या आएगा NH/mvr इंटू 2, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। कर लेंगे कौणी संवेग, पहले उसने अलग तरीके से पूछा था, ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा था, अभी इसने फॉर्मूला पूछ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं Rn/r0 का अनुपात क्या होता है। देखिए Rn क्या है, नाभिक की त्रिज्या है, और R0 क्या है, परमाणु की त्रिज्या। तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है Rn इक्वल्स टू R0 A1/3। ये A क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या है। तो Rn, इसको R को हम ऐसे भी बना सकते हैं R0, ठीक है, ऐसे ही बना लो, और A1/3 किसके बराबर हो गया, B। अपना आंसर B करेक्ट हुआ कि A1/3 के बराबर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में आता है, भाई ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, क्या होता है भाई, जब हमारा लाइमन मामर पार्शियल ब्रैकेट फॉर्म मिलता है ना अपन को, तो ये n इक्वल्स टू 1 है और n इक्वल्स टू 2, मतलब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आएगा, तब क्या करेगा, जब जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब ऊपर से नीचे गिरेगा तब क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, भाई ऊर्जा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम परमाणु आकार की बात नहीं कर रहे। ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण तो भाई लोएस्ट से हाईएस्ट में जाता है तब होता है। परमाणु का इलेक्ट्रॉन के बिना उत्सर्जन तथा अवशोषण के चलता है, नहीं, ए ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता 0 है, देखिए, और संवेग में अनिश्चितता कितनी है, कितनी होगी, देखिए अगर हम दोनों को एक साथ नापते हैं, स्थिति और संवेग, ठीक है, अगर इसकी 0 होगी तो इसकी कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तो अनंत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मतलब ऐसा कौन सा नियम है जो कि ये बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने आएंगे। तो भाई इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में जो बात की गई थी वो पाउली ने की थी, पाउली का अपवर्जन का नियम, ठीक है, बी आंसर अपना करेक्ट है, पाउली ने किया था। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए 1s, फिर सेकंड सेल स्टार्ट होगा तो 2s और 2p, ठीक है, फिर तीसरा 3s, 3p, 3d, फिर यहाँ से 4s, 4p, 4d और 5f, ऐसे ही यहाँ पर 5s, 5p, 5d और 5f, ठीक है। ये हमने ऐसे ऑर्बिटल्स के नाम लिख लिए, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, ये लिखा। फिर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, इनको कट करके चलते हैं, ये ऊर्जा का क्रम है इनका। तो देखिए पहले 1s कट हुआ है तो 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s और फिर 3p और फिर 4s, इस तरीके से भरे जाएंगे। अब देखिए मैं ये आप लोगों को ये और बता देती हूँ यहीं पर ही, एक मिनट, कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो देखिए s ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, p में 6 भरे जाते हैं और d में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और f में कितने भरे जाते हैं, 14 भरे जाते हैं। ये आप लोगों को लर्न करना है कि s ऑर्बिटल में 2,
p ऑर्बिटल में 6, d ऑर्बिटल में 10 और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। अब देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। जो इस रूल को फॉलो कर रहा होगा वो संभव है, जो नहीं फॉलो कर रहा होगा वो संभव नहीं है। देखिए 1s2 पॉसिबल है, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद क्या आ रहा है 3s2, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 3d10, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बाकी के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 3p, 2p, 2। तो देखिए 2p मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं, लेकिन 2p 2 भी भरे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट हुआ। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, तो ये भी करेक्ट हुआ। तो अपना आंसर अपना बी आया समझ में आप लोगों को। तो सबसे पहले आपका क्या काम है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आया तो, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमियम Z=24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके लिए भी हम यही करेंगे। देखिए Z इसका 24 है, ठीक है, क्रोमियम। अब इसके लिए भी वही 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f। तो पहले किस में भरा जाएगा 1s 2, फिर 2s, 2p, 6, ठीक है। जितने टोटल नंबर कितने हैं इसके पास, Z है 24, तो 24 ही क्या होंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ तक कितने हो गए देखिए, काउंट कीजिए, 2, 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर आगे 3s2, 3s2, 3p6, 3p6 और 4s2, यहाँ तक कितने हो गए 10, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अपने पास, 3d4। अब जो हमारा d है वो कैसा है, ये है 1 2 3 4 इस, और ये 4s2 है, ठीक है। जो 3d है, अगर इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, ये सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो हमारे सारे रूम्स आधे आधे भरे हो जाएंगे, मतलब मेरा अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा। तो ये सोचता है, इससे बात करता है 4s2 वाले से, क्यों भाई, थोड़ी बहुत बातचीत करता है, बोलता है कि चल तू इधर आ जा हमारे पास, हम बहुत मज़े करते हैं, 5 जने एक एक रूम में लेकर, और इसको भी जीने दो। तो ये कहता है कि ठीक है, मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि ये मुझे रिपेल कर रहा है, तो वो यहाँ आकर रहने लग जाता है। तो 3d5 कितना हो जाता है, और यहाँ पर 4s1। अब देखिए इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस में आ रहा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2 नहीं, 3d में तो मैंने 5 कर दिए थे ना, उसको दिक्कत हो रही थी, ठीक है। इसने ये बोला है क्रोमियम का विन्यास है। अब यहाँ पर देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 होगा यहाँ, ठीक है, और 4s1। तो ये अपना आंसर करेक्ट हुआ। ऐसे ही इसके अंदर तो ये फॉलो ही नहीं कर रहा है रूल्स को, और यहाँ पर 3d6 नहीं, ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर बी करेक्ट हुआ। आगे आप लोगों को वेरी गुड। नेक्स्ट, एक तत्व M है, कोई तत्व है, उसका नाम नहीं दिया हुआ, उसको M बोल दिया। M का परमाणु द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना है 19 है, कितना है A कितना है 19 है, और परमाणु क्रमांक कितना है इसका, Z कितना है 9 है, ठीक है। इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए इसका हम एक बार ये बना लेते हैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये नाभिक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐसे फिल किए जाएंगे, और बाहर वाले में कितने, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब तो ये क्या होता है स्टेबल होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसके हिसाब से देखिए 2 तो इसमें भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 2 कितने हो गए 9। इसके हिसाब से तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको कोई आता है
ये कहता है कि भाई तेरे पास इस वाले शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तब तो तू भाई स्टेबल है ना, नहीं तो तू स्टेबल नहीं है। तो ये क्या सोचेगा भाई कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके मिल जाए, तो ये मार्केट में जाता है ढूंढने एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको मिल जाता है जैसे तैसे करके, तो ये इलेक्ट्रॉन उसका ले लेता है, तो यहाँ ऐड कर लिया। और मैंने आप लोगों को ये बताया था इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाता, क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, और क्या बनाएगा फिर, ये ऋणायन बनाएगा और एक माइनस का चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो 2 माइनस के चार्ज आते, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एक माइनस का चार्ज आएगा, तो m माइनस बना लेगा, प्लस तो बनाएगा नहीं, +2 भी नहीं बनाएगा। -2 की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो m माइनस बनाएगा और m माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। समझ में आई ना बात, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है ना वो 9 है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो इसका जो विन्यास है वो किसके जैसा हो जाएगा, किसके जैसा हो जाएगा, अक्रिय गैसों के जैसा हो जाता है, 18 वर्ग की धातुओं के जैसा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, सही कथन बताना है कि कौन सा है, पढ़ लेते हैं एक बार। नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों को बांधने वाला बल, भाई नाभिक के भीतर जो न्यूक्लियन है उनको जो बांधने वाला बल है वो कैसा होता है, आवेश पर निर्भर करता है। अरे भाई आवेश पर निर्भर करेगा तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के पास में आएगा तो रिपेल करेगा ना, तो वो इतनी छोटी सी दूरी में कैसे रह सकते हैं साथ साथ, तो आवेश पर तो निर्भर नहीं, आवेश पर निर्भर है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। बल, प्रबल और अत्यंत प्रतिकर्षी, प्रतिकर्षी होगा तो एक प्रोटॉन यहाँ मिलेगा और एक प्रोटॉन कहीं और मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। केंद्रीय बल है, ये केंद्रीय बल तो है लेकिन केंद्रीय बल नहीं है, आवेश से स्वतंत्र है, तो देखिए इसमें अपना ये वाला स्टेटमेंट सही है कि ये वाला जो बल जो होता है वो कैसा होता है, आवेश से स्वतंत्र होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आपस में बांधे रखता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², ठीक है, चल रहे हैं। कणों को और उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा वेग किसका होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर अल्फा कण। अपना ए ऑप्शन इसी में ही आ रहा है, सिर्फ एक में ही, कि इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहा है, इसका विन्यास सबसे ज्यादा वेग इलेक्ट्रॉन का ही आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, परमाणु में बीटा कण उत्सर्जित होने पर, देखिए परमाणु में मैंने बताया था कि बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, ओनली परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, ठीक है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होती है, ठीक है। तो परमाणु में, इसमें फर्स्ट देख लेते हैं, परमाणु की प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, नहीं, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, नहीं, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या घट जाती है, नहीं, प्रोटॉन से तो निर्भर ही नहीं करता, सिर्फ अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण ये है 4He2, इसमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों में चेंजेस आते हैं, लेकिन बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, एक परमाणु क्रमांक प्लस हो जाता है, ठीक है, तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थायी नाभिक, स्थायी नाभिक के लिए हमने बताया था कि न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो कितना आना चाहिए, 1.3 के बराबर आना चाहिए लगभग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो कितना होता, 1 होता, तब तो इसका मतलब ये होता कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होनी चाहिए, लेकिन अब इसमें क्या है, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.3 प्रोटॉन, ऐसा होना चाहिए, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए प्रोटॉन की संख्या से, इससे तो यही पता चल रहा है। अब देखें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान संख्या में होनी चाहिए, नहीं, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉलो ही नहीं करने के लिए बोल रहा। प्रोटॉन की अपेक्षा
अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन अधिक ही तो होते हैं। तो बी आंसर अपना करेक्ट है। कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, कोई प्रोटॉन नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किसके द्वारा आबद्ध रहते हैं। तो देखिए एक नाभिक में, नाभिक बहुत ही छोटी चीज है, 10⁻⁻15 इस रेंज में है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो जो एक बहुत ही छोटे परिसर में तो रह रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे लघु परिसर। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक हुए। अब इसमें क्षीण अन्योन क्रिया, मतलब इनके बीच में अन्योन क्रियाएं तो लगातार चलती रहती हैं, क्योंकि ये बहुत पास पास होते हैं, तो प्रबल अन्योन क्रियाएं करते हैं। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। निम्न में से कौन सा बढ़ते हुए द्रव्यमान के पदों में सही क्रम है। बढ़ता हुआ द्रव्यमान बताना है, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है भाई। देखिए हीलियम का 4 और 2, तो ये क्या है अल्फा कण, तो अल्फा कण का सबसे ज्यादा द्रव्यमान है। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। फिर उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर 1 1, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आएगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर क्या है, सिर्फ प्रोटॉन 1 है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो बी आंसर अपना करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है आप लोगों का, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए अति उच्च ताप आवश्यक है। क्यों होता है, क्योंकि ये सन पर होती हैं, और इसमें जो अपना कूलाम बल होता है उसको पार करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। वंडरवॉल बलों का पार करने के लिए नहीं, वंडरवॉल बलों की तो कोई बात ही नहीं की थी। नाभिकीय बलों को पार करने के लिए, गुरुत्वीय बलों को पार करने के लिए, कूलाम बलों को पार करने के लिए, क्योंकि ये आवेश से रहित होता है। निम्नलिखित में से किस एक तत्व के ऑक्साइड का शीतलक की तरह उपयोग में लाया जाता है। कार्बन लिखाया था मैंने थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। ग्रेफाइट किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं, क्योंकि नाभिकीय रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे होते हैं, और न्यूट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, तबाही मचा रहे होते हैं, क्योंकि आगे रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ रिएक्शन करके वापस विस्फोट कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रॉन के वेग को घटाने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय आयोडीन कौन से रोग से संबंधित, मतलब कौन से रोग से के निदान हेतु प्रयोग हो रहा है, कौन से संबंधित रोग के निदान हेतु प्रयोग हो रहा है। तो देखिए आयोडीन का उपयोग मैंने बताया था, आयोडीन 131 का उपयोग किसमें किया जाता है, थायराइड के उपचार में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित नाभिकों में से किन में तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर हमने 2 फ्यूल लिए थे, फ्यूल के रूप में 2 लिए थे, एक तो यूरेनियम 235 लिया था, ठीक है, और दूसरा अपन ने कौन सा लिया था, प्लूटोनियम 239। ये दोनों फ्यूल के रूप में यूज में लिए जाते, तो यही नाभिकीय विखंडन क्रिया करेंगे। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। 44, निम्नलिखित कथनों में से समस्थानिकों और समभारिकों के संबंध में सही है। तो देखिए समस्थानिक किसको बोला गया है और समभारिक किसको बोला गया है वो बताना है। देखिए पढ़ लेते हैं अपन ऑप्शंस। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखे। अभी देखो, समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है। भाई समस्थानिक पूछ रहा है, समस्थानिक तो वही होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन ये है, ठीक है, और इसका समस्थानिक ये होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान संख्या हम ऊपर लिखते हैं ना, और यहाँ पर 3 है, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। तो ये समस्थानिक है, तो द्रव्यमान संख्या तो कैसी हो गई, भिन्न भिन्न हो रही है। लेकिन इसमें बोल रहा है ये समान है, तो ये तो अपना गलत बोल रहा है। समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो द्रव्यमान समस्थानिक में देखिए द्रव्यमान संख्या तो डिफरेंट हो रही है, 1 2 3, लेकिन जो इसका परमाणु क्रमांक है, मतलब परमाणु संख्या है, वो कैसी है, समान होती है। तो देखिए परमाणु संख्या समान होती है, ये समस्थानिक के लिए बोल रहा है।
तो लेकिन होता क्या है, द्रव्यमान संख्या समान बोल रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन अपना गलत हुआ। समभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है। समभारिकों में क्या होता है, भारिक मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, भारिक मतलब भार समान, है ना, तो भारिक मतलब द्रव्यमान संख्या समान, तो द्रव्यमान संख्या तो दी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हुआ। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। केवल फर्स्ट नहीं, केवल सेकंड नहीं, फर्स्ट और सेकंड, अरे दोनों ही गलत हैं, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने लगभग 24 क्वेश्चन किए हैं और अब तक अपन 44 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस वाले चैप्टर से। तो आज की क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की। होपफुली अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आया तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।